का काम शुरू कर दिया है। बताते चलें कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे मड़ ब्लॉक के गांव सहारण की तो यहां पर आज किसानों ने पारंपरिक पूजा अर्चना कर ढोल नगाड़े बजाकर फसल की कटाई का काम शुरू कर दिया है। खेतों में गेहूं की फसल लहलहा रही है और मौसम ने अगर साथ दिया तो जल्द ही कटाई का काम पूरा हो जाएगा और इसे मंडियों तक पहुंचा दिया जाएगा। पहली बात तो ये है सर, आज बैसाखी का दिन हमें कटाई शुरू कर दी है और मैं चाहता हूँ कि भगवान इसी तरह से हमारे जो 20-25 दिन अच्छी तरह दे तो हमारी फसल जो क्लोज हो जाए और हमारे जो किसान हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं। जैसे कि उनकी फसल घर में आ जाती है तो बहुत खुशी से झूमते हैं। हाँ, बहुत काम होते हैं। इसी फसल पे सब लोगों को उम्मीद है क्योंकि ये फसल आएगी, कोई बेचारा अपना मकान बनाएगा, कोई कुछ काम करेगा, क्योंकि सारी उम्मीदें ही इसी के ऊपर है। और हम चाहते हैं कि यही परमात्मा से यही प्रार्थना चाहते हैं कि भगवान सबकी फसल घरों में आ जाए, अच्छे तरीके से आ जाए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, हम तो बहुत खुश हैं आज, क्योंकि बैसाखी का त्यौहार है। ढोल के साथ हमारे गांव के लोग जो है उन्होंने अपना दराटी के साथ कटाई किया, धागे बांधे हैं, सब मतलब कि अच्छे तरीके से जो भी किया है अच्छा किया है। हमने आज बैसाखी वाला दिन है, हमने आज कनक भी जो अपनी है वो काट रहे हैं, क्योंकि बैसाखी हम बहुत खुशी से मनाते हैं। फिर हम इस फसल को काटेंगे, काट के हम इसको घर लेंगे, अपने घर में लेकर अपने बच्चे को और फैमिली को सभी को खिलाएंगे और पशुओं को जो है तूड़ी वो भी खिलाएंगे हम, क्योंकि साल भर हो गया, 6 महीने हो गया मैंने इसकी सेवा करते हुए। अभी हम भगवान से यही चाहते हैं कहीं बारिश ना आ जाए, बारिश हो गई तो हम ये फसल हमारी खराब होगी। ये हमारी जो फसल है नहीं, जो सरपंच साहब ने पहले बोला, ये बरूद जैसी है, बरूद जैसी। अगर इसमें एक ही चिंगारी पड़ेगी नहीं, जितना हमारा इलाका है सभी तबाह हो जाएगा। फिर किसान क्या खाएंगे, इसका सब खत्म हो जाएगा। दुश्मन का कोई पता क्या उसने करना, क्या नहीं, कब कर देना, वो तो उसका पता ही नहीं है। तो ऐसे अब ठीक फसल हम ठीक काटेंगे, इसको काट के हम सब कुछ लेंगे, इससे अपना जो है पैसा भी कमाते हैं और हम खाते भी हैं इसको, सब कुछ करते हैं इसको। ये हमें 6 महीने का इंतजार रहता है। 6 महीने जब फसल लगाते हैं यही होता है बैसाखी आए और हम धूमधाम से इसको फसल को काटें और अपने घर में लें। अभी हमें 1-1.5 महीना लगेगा इसको काटते कूटते। अगर बारिश बीच आ गई तो खराब हो जाएगा, अगर बारिश नहीं आई तो हम ठीक ठाक फसल काटेंगे और ठीक ठाक अपने घर पहुंचाएंगे। जो हमारे पूर्वज तो बैसाखी के दिन ही कटाई का शुभ आरंभ जो करते थे, तो इसलिए परंपरा से जो चली आ रही रीत जो है उसको इन लोगों ने निभाया है और आज बैसाखी के दिन जो है फसल की कटाई इन्होंने शुरू की है। हमारी जो इसकी रबी जो कनक की फसल है, ये नवंबर में इसको हम बीजना शुरू कर देते हैं। नवंबर से लेके अप्रैल तक जो है बैसाखी का हम इंतजार करते हैं कब हमारी फसल जो है कनक की तैयार होगी, कब बैसाखी के दिन हम इसकी कटाई का काम जो है शुरू करते हैं और महीना और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसकी पूरी कटाई करके इसके जो फसल है इसको हम घर में पहुंचा लेते हैं। कटाई तो किसानों की एक रहती है, अगर मौसम हमारा साफ रहे तो किसान जल्दी से जल्दी जो कटाई है इसको निपटा करके अपने घर में फसल ले जाता है। और रही जो दुश्मन की बात, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। देखो ये फसल जो है ये होता है ना, जैसे एक बरूद होता है, बरूद की तरह जो कनक की हमारी जो इसकी रबी की फसल होती है, अगर इसमें एक चिंगारी भी पड़ जाए तो पूरे का पूरा इलाका जो तबाह हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं, हमारे जो किसान हैं जो बड़ी कोशिश करते हैं और बड़ी मेहनत से इसको जल्दी से जल्दी कटाई करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसी दुविधा ना आ जाए कि हमारी फसल को कोई किसी तरह का इतनी मेहनत करके कोई नुकसान हो। तो इसलिए बड़ी जल्दी से जल्दी हम इसको हम निपटाने की कोशिश करते हैं। तो जम्मू के सीमावर्ती आरसपुरा में आईबी के साथ सटे गांव में भी आज से गेहूं की फसल की कटाई का काम शुरू हो गया है।
किसानों ने सदियों से चली आ रही परंपराएं निभाकर गेहूं की फसल की कटाई का शुभारंभ कर दिया। किसान परिवारों में कटाई को लेकर बेहद उत्साह देखा जा रहा है और वो इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ और शिव भोले का लैके अपने अपने देवी देवतियों को याद करके अज जो किसान भरा अपनी अपनी जमीन गेहूं की फसल में जो हथ लाते हैं जी, पाठ पूजा करके अही जम्मू कश्मीर के किसान भरावां नूं, बाकी साथियों को अज विसाखी के दिन ते बड़ी बड़ी लख लख बधाइयां मुबारखां दिंदे आ। किसान भरावां दा जिहड़ा दारो मदार है जनाब, गेहूं की फसल के उत्ते चलता है और बासमती जिस मौके लाइए तो मुंजी की फसल से चलता है। अज के दिन ते बड़े दिन ते मैं जम्मू कश्मीर की सरकार अगे और सेंट्रल गौरमेंट अगे भी अभी किसान भरा अपील करने कि जिहड़ा किसानां भरावां ने KCC लोन देदा उन्होंने गरीबां नूं माफ किया जाए। कठुआ के इतिहास में इस जिले की किसी पहाड़ी सब डिवीजन को आखिरकार दमकल की गाड़ी मिल गई है। आजादी के बाद ये सौगात यहां बसोली सब डिवीजन को मिली है, जहां पूर्व में आग लगने की घटनाओं से बेहद नुकसान हो चुका है। दमकल की ये गाड़ी NHPC में जिला प्रशासन को मुहैया कराई गई है, जिसे DC की मौजूदगी में बसोली प्रशासन को सौंप दिया गया है। बसोली सब डिवीजन में आज तक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का कार्यालय ही नहीं था और दमकल की ये गाड़ी आग लगने जैसी घटनाओं के दौरान बेहद कारगर साबित होगी। तो फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देखिए किस तरह से फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर काम करने की कोशिश की गई है कि अगर आपातकाल स्थिति कहीं पर भी बनती है तो वहां किस तरह से दमकल विभाग अलर्ट मोड पर काम कर सकता है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए कठुआ से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव मेहता जुड़ गए हैं। रंजीव जी, अपडेट कीजिएगा। देखिए आशा जी, मैं बताऊं कि ये जो फायर टेंडर है कठुआ जिला जो सबसे बड़ा जिला है जम्मू कश्मीर में, तो इसकी जो आधी से अधिक आबादी है वो 3 सब डिवीजनों में रहती है, जैसे बसोली, बनी और बिलावर के जो सब डिवीजन है उनमें रहती है। तो वहां पर पिछले आज़ादी के बाद से आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर एंड इमरजेंसी की कोई सुविधा नहीं होने से लोगों को काफी इतने सालों में जान माल का नुकसान उठाना पड़ा और उसको लेकर जहां के जितने भी लोग हैं, वो नुमाइंदे हो, चाहे MLA हो, चाहे DDC हो, हर स्तर पर लोगों ने इस आवाज को उठाया कि इस इलाके में एक फायर टेंडर का होना चाहिए। और बिलावर वाले अलग से मांग कर रहे हैं, बनी वाले अलग से कर रहे थे और बसोली को आखिर आज ये सौगात मिल गई है। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से बकायदा एक कार्यक्रम बसोली के अंदर रखा गया, जहां पर लेकिन रंजीत, एक सवाल है, दमकल विभाग अगर काम कर रहा है तो रिस्पांस टाइम क्या रखा गया है वहां पर? देखिए, अगर इनको सूचना मिलती है तो उसके 5 मिनट के अंदर अंदर दमकल की गाड़ी जो है वहां से कार्यालय से निकलेगी और जितना भी इलाका है उसको वहां पर पहुंचने की कोशिश करेगी और जितना भी आग से नुकसान होगा उसको मिनिमाइज करने में का पूरा सहयोग रहेगा। ये बातें वहां पर DC कठुआ राकेश मिनास ने इस कार्यक्रम के दौरान कही हैं। और इसके लिए बताऊं कि कोई पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, जहां पर छोटा फायर टेंडर जो NHPC जो सेवा 1 और सेवा 2 से जो बिजली पैदा करने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उनके सहयोग से ये CSR के अंडर ये फायर टेंडर जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये बसोली में तैनात कर दिया गया है। रंजीव, जिस तरह से आरोप बार बार लगते थे कि दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर समय रहते कोई भी काम नहीं हो पाता है, तो उन सारे आरोपों को नकारते हुए क्या दमकल विभाग वहां अलर्ट मोड पर काम करने वाला है?
बिल्कुल इस गाड़ी की के लिए आशा जी जो भी जितने भी एम्प्लॉय चाहिए वो दमकल विभाग उनकी वहां पर तैनाती सुनिश्चित करेगा, तभी जाकर ये फायर टेंडर पूरी तरह से काम कर पाएगा। तो इसके लिए फायर एंड इमरजेंसी विभाग की तरफ से ये जो इसकी स्वीकृति दे दी गई है, क्योंकि पिछले महीने ये टेंडर जिला एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपा गया था एनएचपीसी की तरफ से। आज जाकर ये भोसोली की जनता को समर्पित हुआ है, जिससे लोगों काफी खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जानी और माली नुकसान जो आग लगने की घटनाओं में होता था। अभी अप्रैल का महीना है, गेहूं की फसल की कटाई है, गेहूं की फसल के दौरान भी काफी फसल का नुकसान हो जाता है आग लगने से, तो उस दौरान भी ये काफी कारगर साबित होगा। ठीक है रंजी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आप देखिए रिस्पांस टाइम 5 मिनट में किस तरह से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल समय बताएगा कि किस तरह से कार्रवाई दमकल विभाग की तरफ से वहां पर की जाती है। आगे बढ़ जाते हैं, जिला उधमपुर आपको लिए चलेंगे, जहां पर जिला उधमपुर की चिल्डी पंचायत में एक परिवार फाकाकशी का शिकार हो रहा है। इस परिवार की मुखिया की 2 साल पहले मौत हो गई थी और उसके बाद उसकी पत्नी कांता देवी के कंधों पर 4 बच्चों की जिम्मेदारी पड़ गई, जो यहाँ आप देखिए मजदूरी कर चारों का पेट भरने को मजबूर हैं। कांता देवी के मुताबिक कई बार उसे और उसके बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है और बच्चों को पढ़ाना भी यहाँ पर उसके लिए दुभर हो गया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी योजना का लाभ अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है। वहीं पंचायत के पूर्व सरपंच ने भी बताया कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस परिवार को सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाई है। यहाँ के पास परेशानी इ'यै ते मजूरें बिच बड़े मुश्कलें ध्याड़ियां लानी, 4 बच्चे नेईं पलदे न मेरे कशा, बड़ी औखी ध्याड़ी लानी अ'ऊं। तैलू शामीं किलो आटा आंदी, तैलू खलांदी जागतें गी, नेईं जां फाके रौंदे, नेईं थ्होंदा था खाने गी किश बी, ते फाके रेहियै ते नेईं गै फ्ही जंदी रेही लांदी रेही ध्याड़ी, तैलू जाइयै जागतें गी रुट्टी खलांदी रेही अंदर। कोई टाइम ऐसा औंदा रेहा फाके सौंदी रेही, जागत बी ते आपूं ते सेई जन्नी, बच्चे थोड़े रौंदे इन्ने ओह् फाके थोड़े सेई सकदे न। मुंडा बड्डा होंदा हा, जियां मेरी लड़की बड्डी ऐ इ'यां मेरा मुंडा बड्डा होंदा हा, मैं स्कूल दा फुट्टियै उसी ध्याड़ी लाने गी भेजदी, मैं आपूं नेईं सी जंदी। ओह् हैन के बिंद बड्डियां लड़कियां ओह् कुत्थै भेजने इन्ने ओह् नेईं ध्याड़ी लाना कदें। मुश्कल कन्नै ध्याड़ी लानी, ध्याड़ी औखी थोड़ी लगदी, मर्द ध्याड़ी लाई ओड़दे, जनानियां थोड़ी ध्याड़ी लगदी, बड़े मुश्कल न जागतें बच्चें गल्ला। नेईं जाङ तां फाके रौंदे, केह् खलाना इ'नें। मिकी कुसै दी नहीं है ते कोई साड़ी बिंद गल्ल भी कुदै करोग थोड़ी बधी भी, कुसै दा नहीं है भरोसा। साढ़े पापा होंदे अगर ना तो मम्मी ध्याड़ियां लानी नहीं जाना। किन्ना मुश्किल आ दा घर? हाँ नहीं, साढ़े कक्ख भी नहीं है। मेरा बड्डा भरा होंदा तां उ'ऐ जंदा ध्याड़ी लानी। अगर मेरे पापा ठीक होंदे तो उन्हें सारा किश साल अंदर रखना। अगर मेरे पापा ठीक होंदे तो मेरे मम्मी कम्म रे नहीं जाना, उन्हें अंदर रौह्ना, एड्डा एड्डा दूर जाइयै उन्हें कम्म करता। अगर ठीक होंदे असीं सारा किश लेई देना, सारा किश साढ़े अंदर होना। इस वेल्ले कक्ख भी साढ़े अंदर नहीं है। इन्ने दिन तक्कर अस फाके में सौंदे रेह्, किट्ठे 4-4 ध्याड़ियां भी, तां भी साढ़े अंदर कक्ख नहीं होंदा। अगर इ'यां कोई भी दिया किन्ना हारे दिन कुसै सही कम्म रेही जंदी, मम्मी किलो आटा नहीं साग बनांदे तैलू खंदे, कुदै नेईं बी थ्होंदी। अगर 2 साल पापा ठीक होंदे इ'यां त्यार गै होंदे तां पापा इन्ना किश अंदरै आना। अगर ठीक होंदे, अगर हून नेईं ऐ ठीक ते किश बी असें किसै मेद बी नेईं ऐ, किश बी साढ़े अंदरै निं औंदा ऐ। मम्मी कम्म रेही जंदी तां किश किलो आटा होंदा, इ'यां कक्ख बी निं अंदरै औंदा ऐ। पैंसलां बी लगदियां, रब्बर शार्पनर बैग कताबां सारा किश, इन्ने पैसे लोड़दे लैने आस्तै कक्ख बी निं ऐ। केह् दिन पढ़ना, सारा किश होऐ ते तैलू पढ़ोंदा, इ'यां केह् करी लेइयै पढ़ना। उ'नेंगी दिक्खना होऐ ते ओह् ठीक ते अस रोआ दे, स्कूल बी घर बी उं'दे सारा किश एक कापी जुड़ो भी तां नहीं तो नहीं। लेकिन बेचारी मजबूर हैं दिहाड़ी लगाने। हमें थोड़ी शर्म आती है कि देखो लेडीज़ आज बेचारी दिहाड़ी लगा रही है, ईंटें डुलान कर रही हैं, कहीं 4-5 जेंट्स होते हैं वहाँ पे काम करती हैं। हमें शर्म आई तो हमें
थोड़ा गर्व हुआ। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधुओं का कि वो हमारी बात जहाँ पे सुनने आए हैं इस कांता देवी की, तो मैं शुक्रिया करता हूँ। हमें उम्मीद है कि चलो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम गरीब बच्चियाँ जो छोटी छोटी हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती हैं। ऐसा था कि ये पहले जो आवास प्लस प्रधानमंत्री जो योजना चलाई है, तो इसकी दिक्कत ये थी कि पहले हेड ऑफ फैमिली का जो एक बंदा होता था उसको मिलता था। तो उस इनका जो जितने भी फैमिली के जो जितने इनके 5-6 भाई हैं, ये इनके फादर साहब की भी डेथ हो गई है, तो उनका हमने एक नाम दिया था, तो उनका आ गया था, लेकिन उनकी ससुर जी को मिला, तो उनकी डेथ हो गई है। तो वो भी मेरे हिसाब से वो किस्त वो ऐसे ही पड़ी हुई है। तो अभी उम्मीद है इनको। हाँ, तो उसके बाद ये जो 2018 में सरबा हुआ था उसमें नाम जो इनका छूटा नहीं था। तो क्या हुआ कि इनका राशन कार्ड पे नाम नहीं था, इन्होंने बड़ी मुश्किल से, वो थोड़ा बीमार हो गया, उसी की वजह से इन्होंने थोड़ी आगे पीछे जाके वो अपना राशन कार्ड जो है वो अलग करवाया। तो उसी की वजह से इनका अभी जो सरबा 2025 में जो 18 मार्च तक ये सरबा चलना है। तो ये हमें उम्मीद है, हमने सरबा इनका अपनी तरफ से भी कोशिश की, पंचायत सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े थे, तो उनके साथ हमने बात करी कि सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनका नाम ही हमने। तो मौजूदा समय में गर्मी के जोर पकड़ने के बावजूद जम्मू बस स्टैंड की बद से बदतर हो चुकी हालत में सुधार लाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई है। बस स्टैंड में यात्रियों के लिए ना तो बैठने की पर्याप्त सुविधा है और ना ही ठंडे पानी की कोई सुविधा रखी गई है और ना ही पंखों की। तो बस स्टैंड में दशकों पहले लगे बेंच, पंखे और वाटर कूलर बदले नहीं गए हैं और चारों ओर फैली गंदगी और बदबू से यहाँ पर यात्री परेशान हो रहे हैं। अब कुछ समय यहाँ पर बाद में अगर बात की जाए तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। पर्यटन सीजन भी जोर पकड़ता जा सकता है, जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों ने भी सरकार से बस स्टैंड की बदतर हालत में सुधार लाने का आह्वान किया। सर, बात यह है कि मुश्किलात अभी यात्री सीजन चालू हो गया है और हिंदुस्तान के जितने भी यात्री जो जम्मू कश्मीर में यात्रा करने के लिए, चाहे धार्मिक यात्रा करने के लिए आते हो या पर्यटन यात्रा करने के लिए आते हो, सभी पहले वो जम्मू में बस स्टैंड में आते हैं, फिर आगे दूसरे स्थानों पे जाते हैं। तो अब जो बस स्टैंड की जो पुरानी बिल्डिंग है, तो इसमें इतनी खस्ता हालत तक, मतलब कि तो पंखे तो लगे हुए हैं मगर पंखे चलते नहीं हैं, तो बेंच लगे हुए हैं मगर बेंच टूटे हुए हैं। पानी वाटर कूलर लगा हुआ है मगर पानी उसमें ठंडा नहीं होता। बात ये है कि टूरिस्ट जहाँ पे आता है और पूछता है पानी चाहिए, बैठने के लिए जगह नहीं है और पंखे बिल्कुल नहीं चल रही हैं। क्या ये हमें ये समझ नहीं आती जो सरकार क्या कर रही है। तो कम से कम हमारा दुकानदारों का नहीं तो कम से कम यात्रियों का तो ध्यान रख के ये काम करे। तो कम से कम बाहर के जो परदेसी लोग आते हैं, तो आपको पता ही है परदेसी अतिथि देवो भव होते हैं, जो हमारे जम्मू कश्मीर की आर्थिक की रीढ़ की हड्डी है। तो उनके लिए हम इतना नहीं कर सकते कि कम से कम उनको ठंडा जल नहीं प्रोवाइड कर सकते, बैठने के लिए बेंच नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो पंखा नहीं चलवा सकते। तो ये सरकार नाम की क्या चीज है? ये सरकार एक पंगु सरकार है। कितनी बार हमने डिपार्टमेंट को और सरकार को चेताया है मगर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। हम चाहते हैं, अभी सीजन चालू होने वाला है, यात्रियों का रश बढ़ेगा, वैष्णो माता जी का रश बढ़ेगा, अमरनाथ यात्रा भी चलेगी। उसके बाद जो श्रीनगर में यात्रा करने वाले पर्यटन लोग जो आएंगे, यात्री लोग आएंगे, वो भी जहाँ से आने वाले हैं
तो कृपा करके मैं सरकार से बार बार गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसकी ओर ध्यान दिया जाए और लोगों को और यात्रियों को राहत दी जाए। जम्मू बस स्टैंड का बहुत सूरत हाल खराब है। यहाँ पे जो पानी पीने का जो फ्रिज लगाया गया है ये भी खराब है। उसके बाद भाई यहाँ पे जो है पखे का भी प्रॉब्लम है और पूरे जम्मू बस स्टैंड में कचरा ही कचरा है भाई, बहुत गंद डला है। पानी की बहुत जरूरत है भाई। यहाँ पे जो मेरे पीछे तलाजा आप देख रहे हैं जिसको फ्रिज बोला जाता है, इसमें पानी नहीं है, बहुत गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है, आपके सामने ही है भाई। जी जी, बहुत पब्लिक जो है यहाँ पे बहुत परेशान है, बदबू से खड़ा नहीं हो जाता यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसको देखना चाहिए यहाँ पर कि सफाई के बारे में कोई कुछ भी या गवर्नमेंट नहीं देखती है यहाँ पे। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ और सीएम अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे स्टाफ फौरी तौर इनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि अच्छा पानी यहाँ बंदोबस्त हो, यहाँ सफाई हो ठीक ठाक। जैसे बाहर हम जाते हैं दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह, वहाँ बहुत सारा अच्छा माहौल है और वहाँ बहुत सारे लोग खुशी से रहते हैं और सफाई से रहते हैं। हमारा जम्मू कश्मीर भी एक तरक्की करना चाहिए, इसमें भी सफाई होनी चाहिए। इससे सफाई आधा ईमान है। सफाई से इंसान को हजारों बीमारियों से इंसान नजात पाता है। इसी सफाई का खास ख्याल किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो गर्मी बहुत है, मक्खियाँ चढ़ी हैं, फैन नहीं चलता है, बिजली का खस्ता निज़ाम है, पानी का खस्ता निज़ाम है, कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ। हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि ऐसे कामों की तरफ थोड़ा तवज्जो दी जाए कि लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर लोग हैं, बैठे हुए हैं, मक्खियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन फैन नहीं चलते हैं, बिजली का बंदोबस्त नहीं है, फैन का बंदोबस्त नहीं है, पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ के जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, अलजी इंतजामिया से भी गुजारिश करना चाहते हैं कि इनके ऊपर थोड़ा नजरसानी करो ताकि यहाँ पर गरीब को और यहाँ पर जो मुसाफिर हैं इनको मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। बाकी शुक्रिया। यहाँ तो बहुत दूर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं। जम्मू कश्मीर को देखने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग भी बाहर जाते हैं, देखते हैं बाहर का माहौल कहाँ है, कैसा है और जम्मू कश्मीर का माहौल कैसा है। तो इसलिए मैं दिल्ली भी गया हूँ, मैं अमृतसर भी गया हूँ, चंडीगढ़ भी गया, मैं आज और जा रहा हूँ, उधर अजमेर तक जा रहे हैं हम आज। तो हम देखते हैं वहाँ का भी माहौल कैसा है, वहाँ की साफ सफाई कैसी है। और यहाँ भी देखो कितनी खस्ता हालात हैं। यहाँ इंसान को दिल नहीं करता है कि मैं यहाँ चल सकूंगा। अगर कोई गिर जाएगा तो सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। आप कैमरा दिखाओ नीचे, कितनी खस्ता हालत है यहाँ करके। यहाँ स्टाफ अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो इंसान के हालात कुत्तों से बदतर हैं। कुत्ते और इंसान एक जैसे एक ही जगह बैठते हैं। जब कुत्ते और इंसान में कुछ फर्क नहीं होगा तो फिर इस हुकूमत बनाने का क्या फायदा है, फिर जमहूरियत का क्या फायदा है। फ्रिज भी लगना चाहिए, क्योंकि फ्रिज से थोड़ा गरीब इंसान ठंडा पानी यहाँ ही पीता, उसको क्या बेचारे 10 रुपए है ही नहीं, दुकान पे जाएगा वहाँ क्या पानी पिएगा बेचारा। वो 10 रुपए जेब में नहीं होगा, वो बेचारा यहाँ ठंडे पानी पीता, हाथ धोता, ठंडी पानी पीता। इधर है ही नहीं कुछ इंतजाम। गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चलिए, बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।